हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी के लिए, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर और आपके जो स्पेशल आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आ चुकी है, तो आज की वीडियो में हम आगे करते हैं जो क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, यदि आपने मैराथन क्लास नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ग्राम सचिव के लिए रीजनिंग की आ चुकी है, मैथ की भी जल्द आपको मिल जाएगी मैराथन क्लास। ठीक है, यदि आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं नोट्स कैसे हैं तो रिव्यू मैंने डाला हुआ है, देखने के बाद आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा मेला लगता है। जो सोनीपत जिला है उसमें खेड़ी गुज्जर गांव है, पूछा गया कौन सा मेला लगता है। तो यहां पर बात हुई है सोनीपत जिले की। तो यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है कि जितने भी मेले हैं मैंने आपको विद ट्रिक याद करवाए हुए हैं, तो जो खेड़ी गुज्जर गांव है सोनीपत का, तो वहां पर कौन सा मेला लगता है, सतकुंभा। कौन सा मेला लगता है, सतकुंभा का मेला। तो सोनीपत की बात हुई है तो सोनीपत के सभी मेले में एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कैसे। नगन बालक, ट्रिक है ये सोनीपत के मेलों की। नगन बालक कुंभ में कैसे नहाए, कुंभ में कैसे नहाए। तो कैसे आप ऐसे लिखेंगे या कैसे भी लिख लो, मर्जी है आपकी। तो आप देखेंगे सॉरी, नगन बालक से क्या बनेगा, डेरा नगन बालक नाथ का मेला। डेरा नगन बालकनाथ का मेला, तो ये कहां पर लगता है, बालकनाथ का मेला रबड़ा सोनीपत में। उसके बाद है कुंभ, तो कुंभ से बनेगा सतकुंभा और कहां पर लगता है, खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। उसके बाद है कैसे, तो कैसे से बनेगा रामकसा। ठीक है, तो ये मेले हैं आपके सोनीपत के, तो आपको याद रखने हैं। तो सोनीपत की बात हुई थी तो रिवाइज करवा दी आपको। आगे चलते हैं। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल का कार्य भार किसने नहीं संभाला है। तो यदि देखेंगे हर एक क्वेश्चन लिंक है वीडियो से, राज्यपाल की सभी के जितने भी आपके बने हैं अभी तक, तो एक ही ट्रिक में एक पूरी लंबी ट्रिक मैंने आपको याद करवाई है लाइन। यदि आपने वो लाइन याद कर ली तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से राज्यपाल कौन रहे हैं या कौन नहीं रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है आपको, यदि आपको ट्रिक याद है तो आप बता देंगे, रंजीत सिंह, नरूला, दूसरा है HR बरारी, फिर तीसरा है जयसुखलाल, और चौथा नंबर है रामविलास। तो देखिए ट्रिक मैंने आपको करवाई है, क्या करवाई है, यदि आपको याद है तो क्या है, धर्मचक्र जीत कर। आप देखेंगे धर्मचक्र जीत कर, तो वहां से जो जीत था तो वहां उस जीत से बनी था रंजीत सिंह। ठीक है, क्या बना था, रंजीत सिंह नरूला बना था उससे। धर्मचक्र जीत कर लाल हाथी के चरण संग, तो लाल से बना था जयसुख लाल हाथी। ठीक है, जयसुख लाल हाथी में लाल हाथी के चरण संग GD बरनी बाहर। ठीक है, बाहर या बाहर, तो बाहर से बना था बरारी। तो ये तीन आपके गवर्नर रह चुके हैं, 1, 2 और 3, और कौन से नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा चौथा रामविलास शर्मा। तो आप यदि पूरी ट्रिक देखना चाहते हैं तो वीडियो में जरूर देखिएगा, हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां पर आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन 2 बार हरियाणा के CM के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन है वो जो 2 बार क्या रहे हैं, CM रहे हैं, वो इसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के। तो वो कौन थे, देवीलाल। कौन है, देवीलाल। तो ये उप प्रधानमंत्री कब बने थे, तो उप प्रधानमंत्री बने थे 89, 88, 89, 90। तो और CM कब बने थे, ये पहली बार बने थे 87 में और दूसरी बार बने थे 77 और 87 में। तो यही ऑप्शन आपसे पूछा गया कि 2 बार जो CM बने हैं वो कौन है, देवीलाल। CM बने थे पहली बार 77 में, दूसरी बार 87 में, और जो उप प्रधानमंत्री बने थे ये 89 में बने थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा के बारे में बात हुई है।
विधानसभा की भी मैंने एक वीडियो अलग से डाली हुई है जिसमें हम कंप्लीट विधानसभा कर चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो जिन्होंने देखी होगी वो इसका आंसर जरूर बता देंगे। तो यहाँ पर पूछा है 2019 से, तो इससे पहले आई थी 2014 में, इसमें से एक माइनस कर देंगे यानी कि 13वीं थी वो। फिर उसके बाद आई 2019 में, तो 2019 में कौन सी विधानसभा आई थी? 14वीं। 2014 में 13वीं, एक माइनस करेंगे, और 2019 में 14वीं विधानसभा हमारी आई थी। और यही आपसे पूछा गया है 2019 में कौन सी थी। अगला है हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो यहां पर देखिए लोकायुक्त की बात हुई है, तो लोकायुक्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम करेंगे। तो लोकायुक्त की नियुक्ति हरियाणा में पहली बार कब हुई थी? 2011 में। और उस समय पर कौन बने थे? तो उस समय बने थे प्रीतम पाल। कौन बने थे? प्रीतम पाल। और अब कौन है? तो आप देखेंगे पहले प्रीतम पाल थे और अब भी पाल है। और तो वो कौन से पाल हैं? हरिपाल। ठीक है, तो पहली बार नियुक्ति कब हुई थी? हरियाणा में 2011 में। और कौन थे? प्रीतम पाल। और अब कौन है? हरिपाल। दोनों क्या है? पाल पाल है, तो दोनों याद रखेंगे, प्रीतम पाल और हरिपाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। फिर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज कैसी आपको लग रही है। ठीक है, और ग्राम सचिव की रिवीजन क्लास आपने नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी की, जिसमें आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किन पंचायतों को संविधान मान्यता नहीं करता है? तो हरियाणा में कौन सी पंचायत है जिनको मान्यता प्रदान नहीं करता है? कौन? संविधान। तो पंचायत की बात हुई तो हरियाणा में जो पंचायत है 3 टायर सिस्टम है। कौन कौन सा है? ग्राम सभा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं जो जो पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी जो है पंचायत को संविधान मान्यता नहीं देता है? कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत। दूसरा ऑप्शन दिया है जिला पंचायत। तीसरा ऑप्शन है खाप। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पंचायत समिति। तो ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा कि कौन सी है वो पंचायत जिसको संविधान मान्यता नहीं देता है। तो 3 टायर सिस्टम है हमारा, कौन कौन सा है? जिसमें ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत और पंचायत समिति है। तो खाप को संविधान मान्यता नहीं देता है। अगला प्रश्न है, हिसार में फैले स्वतंत्रता संग्राम को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने किस सैनिक अधिकारी को वहां पर भेजा था? कहां पर फैले? हिसार में फैले। हिसार में क्या फैले? तो हिसार में स्वतंत्रता संग्राम को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने किस सैनिक अधिकारी को वहां पर भेजा था? तो वो थे जनरल वार्न कोटलैंड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। तो देखिए हरियाणा विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना सबसे पहले चंडीगढ़ में की गई थी। और कब? 1969 में। और फिर बाद में इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? भिवानी में 1981 में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कहां पर की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में, और बाद में भिवानी शिफ्ट कर दिया गया 1981 में। अगला है हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम, तो ये कहां पर है भाई? तो ये है रेवाड़ी में।
तो आप देखेंगे लोकोमोटिव जो शेड है डाली गई है रेवाड़ी में। तो यही क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव जो म्यूजियम है ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में। अगला जो प्रश्न है, औरंगजेब के पुत्र आजम का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? औरंगजेब के पुत्र, औरंगजेब के पुत्र थे कौन? आजम। तो इनका जो जन्म है पूछा गया है कहां पर हुआ था। तो देखिए औरंगजेब का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? आजम। तो इसके नाम पर आजमाबाद की स्थापना की गई थी। और ये आजमाबाद अब किस नाम से जाना जाता है? तराइन। और ये कहां पर है? करनाल में। तो आप सभी को पता होगा तराइन के युद्ध हुए थे 1191-92 में, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था तरोरी तराइन, इस तरह से तरावड़ी दिया गया था। तो यहाँ पर डाउट था बच्चों को कि एक के नाम 3-3 दिए गए थे, जिसका आंसर जो उन्होंने माना था तरोड़ी माना था। तो ये देख लेना आप, आंसर की में कंफ्यूजन है। हरियाणा एसएससी यही घपला करता है हर बार, ठीक है, सेम ऑप्शन देता है, हालांकि सबको बोनस मिला था इसका। तो औरंगजेब का जो पुत्र था आजम, उसके नाम पर आजमाबाद का निर्माण किया गया था, जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं? करनाल में है ये, तराइन के नाम से। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का नाम एनसीआर किस संशोधन, जो नई दिल्ली है इसका जो नाम है एनसीआर कर दिया गया, ठीक है, एनसीआर कर दिया गया। तो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 69वें संशोधन के द्वारा, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो नई दिल्ली का जो नाम है वो एनसीआर कर दिया गया है, यानी कि 69वें संशोधन के द्वारा। तो यहां पर एनसीआर की बात हुई है, तो हम देखते हैं एनसीआर में जो हरियाणा के हैं कितने जिले आते हैं। तो एनसीआर का जो पहला अक्षर किससे शुरू होता है? भाई एन से होता है। तो एन एबीसीडी का कौन सा अक्षर है? 14वां। तो हरियाणा के जो 14 जिले हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल जिले हरियाणा में कितने हैं? 22। तो केवल आप ये याद कर लो कि जो 8 है कौन से हैं? वो एनसीआर में नहीं आते हैं। तो बाकी 14 अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि 8 जो है आसान है याद करने। तो कैसे याद करेंगे? जो 5 है वो ऊपर वाले हैं, कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, उसके बाद कुरुक्षेत्र है, फिर केतल है। 5 तो ऊपर के हैं और 3 इधर वाले हैं, कौन कौन से? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ठीक है। तो ये 5 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो टोटल जो 8 जिले हैं वो एनसीआर में नहीं आते हैं और 14 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, ठीक है। और इसमें से पूछा जाता है राजस्थान के कितने हैं? 2 हैं, और यूपी के कितने आते हैं? 8 आते हैं। ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, तो याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो टोटल जो एनसीआर में आते हैं वो 24 है, जिसमें से 14 हरियाणा के हैं, 2 आपके राजस्थान के हैं और 8 किसके हैं? यूपी के हैं, ठीक है। 8 और 2 10 और आपके 14, ये 24 जिले हो गए। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। इसको रब करते हैं। अगला जो प्रश्न करते हैं हम, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिए। बच्चे देखते हैं वीडियो को, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त जो बस है उसका शुभारंभ किस जिले में किया गया है? प्रदूषण बस का शुभारंभ, तो प्रदूषण बस जो है हरियाणा में कहां पर चलाई गई है? तो यानी कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई गई है, यानी कि प्रदूषण से फ्री करने के लिए, उसमें प्रदूषण ना हो, प्रदूषण को फ्री करने के लिए बस चलाई गई है। तो फ्री से याद रखेंगे, फरीदाबाद में चलाई गई है। प्रदूषण मुक्त जो बस है वो कहां पर चलाई गई है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि नेशनल जीके के भी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करें या नहीं करें, ठीक है। तो 3 चीजें हम इसमें लेकर चल रहे हैं, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। यदि आप कहेंगे नेशनल भी इंक्लूड करो तो हम नेशनल भी जरूर इंक्लूड कर लेंगे इसमें। अगला है, हरियाणा के सीएम ने मुख्यमंत्री जो अंत्योदय परिवार योजना है, मुख्यमंत्री अंत्योदय
परिवार जो योजना है ये किसके लिए चलाई है? तो ये चलाई है भाई जो गरीब परिवार हैं उनके उत्थान के लिए। जो गरीब परिवार हैं उनके उत्थान के लिए जो है ये योजना चलाई है। अगला है देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बताना है कौन सा है, तो वो कौन सा है? चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला कौन सा है भाई? इलेक्ट्रिकल वाहन हाईवे है। अगला है टाटा स्टील ने किस जिले में अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है? पहला रिसाइक्लिंग जो प्लांट लगाया है किसने लगाया है? ये लगाया है भाई टाटा ने। अब देखिए रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है तो रे से रिसाइकलिंग और रे से याद रखेंगे रोहतक। तो इस तरह से याद रखेंगे तो लंबा रहेगा याद, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझिए रिसाइकलिंग जो प्लांट है टाटा ने लगाया है, कहां पर लगाया है? रोहतक में। रे से रिसाइकलिंग, रे से रोहतक। अगला प्रश्न है किस संस्थान में हल्लारी नस्ल की जो गधी है उसके दूध की डेयरी? हल्लारी नस्ल की जो गधी है इसके दूध की जो डेयरी शुरू की है तो ये कौन से संस्थान ने की है? तो ये है भाई अश्व अनुसंधान संस्थान। अश्व अनुसंधान संस्थान। तो यहां पर लगाई गई है हल्लारी नस्ल के दूध की डेयरी संस्थान। और ये अश्व अनुसंधान संस्थान भाई है कहां पर? तो ये है हिसार में। कहां पर है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। तो जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं एक बार जरूर करके जाइएगा, मैंने ट्रिक से याद करवाए हुए हैं। तो आपसे जरूर पूछा जाता है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है कि जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनको कहां पर है और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो यहां पर बात हुई है अश्व की, यानी कि घोड़े। और घोड़े सबसे ज्यादा पाए कहां पर जाते हैं? घै से घोड़ा, घै से गुरुग्राम। तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, हल्लारी नस्ल की जो गधी है उसके दूध की डेयरी है जो वो स्थापित की गई है, शुरू की गई है अश्व अनुसंधान केंद्र में। अगला प्रश्न है राही रैंकिंग 2020 में किस साहित्यकार को आपका जो है 24वां स्थान मिला है? राही रैंकिंग 2020 में किस साहित्यकार को जो मिला है? क्या मिला है भाई? 24वां स्थान पूछा है। कौन किसको मिला है? तो रे से राही, रे से रतन कुमार। ये इस तरह से याद रखेंगे, रतन कुमार सांबरिया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, रतन कुमार सांबरिया। यदि आपको ना भी याद आए तो राही रैंकिंग देख के कई बार याद आ जाता है कि रे से राही याद किया था, रे से रतन कुमार याद किया था। राही रैंकिंग 2020 में किस साहित्यकार को 24वां स्थान मिला है? तो वो कौन है? रतन कुमार सांबरिया। अगला प्रश्न है हरियाणा के राज्यपाल ने कितने गैलेंट्री अवार्डियों को सम्मानित किया है? गैलेंट्री जो अवार्ड है कितने को दिया है? गैलेंट्री अवार्ड जो है कितने आदमियों को दिया है? तो ये दिया है 25 को। किसने दिया है? हरियाणा सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड दिया है। कितने अधिकारियों को? ये दिया गया है 25, ठीक है। अगला चलते हैं, मॉडल जो रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर है उसका उद्घाटन किस जिले में किया गया है? मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर, तो ये वहीं पर किया गया है जहां पर प्रदूषण जो मुक्त है वो बस चलाई गई है। कहां पर? फरीदाबाद में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, फरीदाबाद में। और क्या किया है? प्रदूषण मुक्त बस, और दूसरा मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर। अगला है लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किस गांव में किया है? एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किस गांव में किया है? लाडो की बगिया ऑक्सीवन
ऑक्सी-1 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है भाई? ये किया गया है खानपुर खुर्द। कहाँ पर? झज्जर में। कभी सोचे भाई खानपुर महिला विश्वविद्यालय है, कानपुर सोनीपत में, वो नहीं है। ये लाडो की जो बगिया है ऑक्सी-1 खानपुर खुर्द झज्जर में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, तो ये कहां पर बनाया गया भाई? तो ये बनाया गया है हाबड़ी गांव, और ये कहां पर है? कैथल में। कहां पर है ये? कैथल में। ठीक है, ये याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपका जो हॉकी स्टेडियम है ये कहां पर बनाया गया है? हाबड़ी गांव, कैथल में। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? पटवारी से रिलेटेड है जमाबंदी। तो जमाबंदी आपका क्या होता है? मालिक का ब्यौरा। क्या होता है भाई? मालिक का ब्यौरा, कि मालिक के बारे में बताएगा कि कौन इसका मालिक है, कौन इसको बोता है। या फिर आपको मिलेगा भू अधिकारों का प्रलेख। क्या? भू अधिकार, यानी कि उस भूमि पर अधिकार किसका है? भू अधिकारों का प्रलेख, रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड मिलेगा आपको, कि जो मालिक है उसका ब्यौरा मिलेगा, कि जो भी आपकी भूमि है उसका मालिक कौन है, उसको कौन बोता है, सभी आपका कहां पर मिलेगा? जमाबंदी में। या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा भू अधिकारों का प्रलेख। यदि आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं तो पटवारी की मैंने डाली हुई है जितनी भी आपकी शब्दावली है, ठीक है, 4-5 वीडियो डाली हुई है पटवारी और कैनल पटवारी की, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अलग से, तो वो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना पटवारी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है आपकी। स्वामित्व जो योजना है ये कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी भाई 24 अप्रैल, यानी कि 24/4/2020 को। तो ये क्यों की गई थी इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। जो स्वामित्व योजना है ये शुरू की गई थी लाल डोरे को खत्म करने के लिए। लाल डोरा है जो, उसको खत्म करने के लिए। अब ये लाल डोरा क्या है सर? ये जो लाल डोरा है ये अंग्रेजों ने शुरुआत की थी इसकी 1908 में। किसने शुरुआत की थी भाई? अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। क्यों की थी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भाई लाल डोरा होता क्या है? तो लाल डोरे को समाप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना चलाई है। कब? 24 अप्रैल 2020 को। इसको शुरू किसने किया था? 1908 में अंग्रेजों को। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने के लिए जो आपकी जमीन है, ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं, जो आबादी वाला क्षेत्र है, और जो खेती की जमीन है, खेती की जो जमीन है उसको अलग दिखाने के लिए आबादी वाली जमीन के बाहर नक्शे पर एक लाल जो है लाइन खींच दी थी, जिसको हम लाल डोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस लाल डोरे को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या चलाई है? स्वामित्व योजना चलाई है। ठीक है, ये लाल डोरा आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है किसाऊ जो बांध है किस नदी पर है? ये बांध है आपके, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी मैंने करवाए हुए सभी के सभी। किसाऊ बांध, तो किसाऊ जो बांध है तो ये है टोंस नदी, और टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी पर कौन सा बांध है? टोंस नदी पर कौन सा किसाऊ है, और किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा एक और बांध है जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है एग्जाम में, मसानी बांध। तो ये कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी। और साहिबी जो नदी है ये दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है, और ये हरियाणा में जो एंटर करती है रेवाड़ी के कोट कासिम से करती है हरियाणा में एंटर, ये भी पूछा जाता है। तो इस नदी पर कौन सा बांध है? मसानी बांध है।
आगे चलते हैं। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का जो समझौता है ये कब हुआ था? पंजाब और हरियाणा, यानी कि इसके पानी को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई थी ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 मार्च 1976 को। 24 मार्च 1976 को SYL सतलुज यमुना लिंक। कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि SYL का मतलब क्या है। सतलुज जो यमुना लिंक नहर है इसके पानी को बंटवारे को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी कब? 24 मार्च 1976 को। अगला है जुई जो नहर परियोजना है ये कहां पर है? जुई नहर परियोजना, जुई नहर परियोजना। तो जो जुई नहर परियोजना है भाई ये कहां पर है? भिवानी में है। अब जुई नहर परियोजना की बात हुई है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 170 किलोमीटर। और इस नहर परियोजना के अंतर्गत जो भूमि की सिंचाई की जाती है वो की जाती है 32,000 हेक्टेयर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस परियोजना के अंतर्गत कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है? 32,000 हेक्टेयर। और इसकी लंबाई कितनी है? 170। और ये कहां पर है? भिवानी में। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड हरियाणा जीके और करंट अफेयर के। यदि आपको सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो हमारी सीरीज है आपको कितनी बेनिफिशियल लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।